खैर दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मनी को मैनेज किया जा सकता है, और मनी मैनेज करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मनी को मैनेज करने का प्रॉब्लम है। पैसा तो हम में से हर एक आदमी कमा रहा है। दोस्तों वापस से बोलिए मेरे साथ, इट इज नॉट अबाउट द मनी प्रॉब्लम, इट्स द मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। 90% ऑफ द मनी प्रॉब्लम्स आर नॉट मनी प्रॉब्लम्स, दे आर मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। 90% प्रॉब्लम। आप देखिए, कोई भी आदमी एक्सेस लोन में गया, क्यों गया? क्या इसलिए गया वो क्योंकि लोन लिया और बुरा हो गया? नहीं, उसने मनी को ठीक से मैनेज नहीं किया, इसीलिए उसको लोन लेना पड़ा और इसीलिए वो प्रॉब्लम में गया। आज देखिए, कोई भी बंटवारा, कोई भी इशू जो भी चल रहा है किसी के भी घर में, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मनी तो था, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका किसी ने सीखा नहीं। मरने से पहले किसी ने अपनी विल बनाई नहीं, क्योंकि आदमी ने यही सोचा मेरे तो दोनों बेटे हमेशा मरने के बाद साथ ही रहेंगे, अच्छे से रहेंगे एक दूसरे। लेकिन उसने आदमी ने यह दिमाग नहीं लगाया कि उन दोनों बेटों की शादी होकर दो अलग लड़कियां भी आ रही है, उनके दो अलग अलग बच्चे भी हो रहे हैं और उनके अलग अलग परिवार भी हो रहे हैं, और वो परिवारों में कहां से दूरियां आ सकती है पता ही नहीं। All problems, all money problems are not money problems or earning problems. All money problems are money management problems. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हाउ टू मैनेज योर मनी, मनी मैनेजमेंट के बारे में, और मनी मैनेजमेंट के सूत्रास क्या है। देखिए, ऑल प्रॉब्लम्स आर मनी प्रॉब्लम्स, नो, ऑल प्रॉब्लम्स आर मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है। आपके पास एक पेड़ है और वो पेड़ ऐसे ग्रो कर रहा है, ऑलराइट, और इस पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, ऑलराइट, ये फ्रूट्स आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये फ्रूट्स सड़ गए, ये फ्रूट सड़ गए, और आप कहते हो ओ माय गॉड, फ्रूट सड़ गए, फ्रूट सड़ गए, फ्रूट सड़ गए, फ्रूट सड़ गए। आपका फोकस किस पे? फ्रूट के सड़ने पे। फ्रूट क्यों सड़ा? फ्रूट इसलिए कहीं ना कहीं सड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जड़ों में या तो दीमक चली गई, या फिर उसकी जड़ों में मजबूत पोषण नहीं मिला, या उसको पानी नहीं मिला, या उसको खाद नहीं मिला, या उसको सनलाइट नहीं मिली, या कुछ तो हुआ। इन फ्रूट्स की क्वालिटी अगर मुझे इंप्रूव करनी है तो मुझे किसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी? रूट्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। मुझे यहां पे इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे खाना कहां देना पड़ेगा? यहां पे देना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, लाइफ में मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पहले तो हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। माइंडसेट किसकी तरफ चेंज होना चाहिए? मनी मैनेजमेंट की तरफ। और अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आया तो आप कितना भी पैसा कमा लें, आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। पैसा कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ध्यान रखिए। पैसे के बारे में आपकी जो राय है, पैसे के बारे में जो आपका थॉट है, पैसे के बारे में जो आपका बिहेवियर है, पैसे के बारे में जो आपका डिसिप्लिन है, उसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पैसा कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। जो आप में से कई लोगों का बिलीफ है, और हम में से 99% लोगों का, इंडियंस का बिलीफ है, या वर्ल्ड में सभी का बिलीफ है कि पैसा प्रॉब्लम्स की जड़ है, वो इसीलिए है क्योंकि पैसा जब मिसमैनेज किया जाता है, पैसा जब मिसमैनेज किया जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम्स लाता है। पैसे से एरोगेंस आता है, पैसे से घमंड आता है, पैसे के कारण, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। जिस आदमी ने प्रॉपर मैनेज किया है पैसे को, वो घमंड नहीं होगा, वो जानता है कि यार ये पैसा मैनेज करके पैसे से पैसा बढ़ रहा है। वो अहंकार नहीं करेगा, वो ओवर स्पेंडिंग नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करेगा। वो करेगा तो उसको इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने से वो बढ़ेगा। उसका एक ही काम है, आप पैसे के मालिक नहीं हो, आप उसके कस्टोडियन हो। क्या हो? कस्टोडियन हो। क्योंकि जितना भी पैसा आपने कमाया है वो आप साथ लेके मर के अपनी कब्र में लेके जाने नहीं वाले हो, ऑलराइट। आप उसके सिर्फ कस्टोडियन हो। और कस्टोडियन का क्या काम होता है? मान लीजिए मैं किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं, तो मेरा क्या काम है? उसको बुरा बनाना या उसको अच्छा बनाना? उसको अच्छे से मैनेज करना या बुरे तरह से मैनेज करना? अच्छे से मैनेज करना। आज हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, नई राष्ट्रपति बनी है भारत में, द्रौपदी जी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी महिला, जहां से आई और किस तरह का उनका लाइफ रहा। पति की डेथ हो गई, 2 बच्चों की डेथ हो गई, उसके बावजूद भी खड़ी रही, उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ती रही, उसके बावजूद भी आगे बढ़ती रही, और आज की डेट में हमारी राष्ट्रपति है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। कैसे बनी होंगी दोस्तों? ठीक है, मान लेते हैं पॉलिटिकल करियर, ये वो हजारों पॉलिटिशियन है, तो उन्हीं के ऊपर नजर क्यों पड़ी? उन्हीं के ऊपर नजर पड़ी तो इसका मतलब कोई ना कोई काम तो उन्होंने अच्छे से किया होगा। आई एम श्योर शी माइट हैव मैनेज्ड हर लेवल्स वेल, ओके। उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को मैनेज किया होगा, हर चीज को मैनेज किया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही है, पैसा कोई साथ नहीं लेके जाता। अब द्रौपदी जी मुर्मू उस सीट की कस्टोडियन है, ओके, उस सीट की कस्टोडियन है, और उनका एक ही काम है, जब तक वो उस सीट पे है, अच्छा बिहेव करे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा आचरण करे, और देश के लिए अच्छा काम करे, तो ही उनकी वाहवाही होगी। शी इज जस्ट अ कस्टोडियन। ऐसे ही दोस्तों, आप भी जो पैसा कमा रहे हैं, यू आर जस्ट अ कस्टोडियन, ओके। आप उस पैसे के मालिक नहीं है, आप उसके स्वामी नहीं है, आप सिर्फ उसके क्या कहते हैं, देख रेख करने वाले
आदमी है। दैट्स इट। नंबर 1, अगर आपने अच्छे से देख रेख की तो सब कुछ अच्छा होगा। अब मनी मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है कि हमारे पास 100 रुपए हैं। ओके, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास 100 रुपए हैं लेकिन लोन बहुत ज्यादा है, कि किसी के पास 110 रुपए का लोन है। आप हर महीने 100 रुपए कमा रहे हो लेकिन 110 रुपए का आपके पास लोन है। आप में से कोई ऐसा भी होगा 100 रुपए कमा रहा है लेकिन 200 रुपए का लोन है। ओके, आप में से कोई ऐसा भी होगा 100 रुपए कमा रहा है और 80 रुपए बचा रहा है। और आप में से कुछ ऐसा होगा जो 100 रुपए कमा रहा है और कट्टू कट्टू जिसकी जिंदगी चल रही है, कुछ नहीं बच रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे 100 रुपए में से 50% बचा रहे हैं, 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनका खर्चा तो असली 50 रुपए ही है लेकिन जो 50 रुपए पूरा वेस्ट कर रहे हैं और जिसके कारण उनको समझ ही नहीं आ रहा अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है। हर आदमी अलग कैटेगरी का है, हर आदमी का मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। अब जो मैं मैनेजमेंट स्टाइल आपको सिखा रहा हूं बहुत ही बेसिक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे स्पीकर्स बात करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि जब 3 साल 4 साल पहले मैंने इसको पहली बार सुना था तो मेरे लिए नया था। तो मैं इतना वादे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों के लिए जरूर नया है। ठीक है, हो सकता है 10% लोगों ने सुना हो। दूसरी चीज मेरी गारंटी है, जिन 10% लोगों ने इसको सुना भी होगा पहले, उन 10% में से फिर से 90% लोग, यानी उन 10 में से 9 लोग इसे अप्लाई अभी भी नहीं कर रहे हैं। आपने, मेरा वादा है आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने 3 साल इस फॉर्मूले को यूज कर लिया तो तीसरे साल के अंत तक आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके पास कितना पैसा बचेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो कि मेरी लाइफ की है। 2015-16 में ऐसा सिचुएशन था कि 14 तक मेरी बहुत हालत खराब थी और 15 में मेरे फादर ने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। वो पुणे आए, 1 साल मेरे साथ रहे और उन्होंने उस समय मेरे अकाउंट्स को संभाला। एंड ही इज अ वेरी गुड मनी मैनेजर। ओके, उनकी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर किसी का 1 रुपए का कर्ज हुआ, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कोई 1 रुपया मांगने के लिए आया। उनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनको जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा उन्होंने मैनेज किया, अच्छे से मैनेज किया। और घर में डेफिनेटली शुरुआत में प्रॉब्लम्स थी लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से किया। जब वो आए मेरे पास, उसके पहले की सिचुएशन ये थी कि मेरे पास कभी पैसा नहीं बचता था। वो आए और उसके 1 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा, देख तेरी जो कार है इसका लोन क्लियर कर। मैंने कहा इसका लोन कैसे क्लियर करूं मैं? बोले ये रहा पैसा, लोन क्लियर कर। मैंने कहा हद हो गई, कहां से आया है पैसा? उन्होंने मेरे ही पैसे में से मैनेज करते करते कब 15 लाख रुपए से ऊपर का पैसा बचा लिया और मुझे लोन फ्री 2015 में कर दिया। वो बात अलग है कि मैंने 2017 में कुछ गलतियां करके, फादर 1 ही साल मेरे साथ थे, उसके बाद वो अपना बिजनेस करने लगे और उसके बाद मैंने गलतियां करके फिर से मैं 1.5 करोड़ में आ गया। फिर से उन्होंने बताया देख ये कर ये कर ये कर, और वापस से वो फॉर्मूला मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने सीखा भी, फाइनेंस की कोचिंग भी ली, उसके बाद कई सारी ट्रेनिंग भी की। एंड थैंक गॉड पिछले 4-5 सालों में फिर से आई हैव बीन एबल टू बाउंस बैक इन अ राइट वे। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। अच्छा, आपको सारे इस सिनारियोज में समझाऊंगा कि आपके पास बिल्कुल लोन में दबे हुए हो, 1 रुपया भी स्पेयर नहीं बच रहा, तो क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी चीज जो काम करेगी वो है डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, वो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द स्टैंडर्ड डिसिप्लिन राइट नाउ। स्टैंडर्ड डिसिप्लिन है 40, 20, ठीक है, कितना हुआ 60, 10, 10, 10, 5, 5, क्या हुआ 40, 20, 10, 10, 10, 5, 5। ये डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। अब क्या है ये 40 फॉर योर नीड्स, आपके घर परिवार का जो खर्चा चल रहा है, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, आपके नल का बिल, आपका पेट्रोल, ये सब चीजें 40% में आ गई। आप 100 रुपया अगर कमा रहे हो तो 40 रुपए से ज्यादा आपको आपकी नीड्स पे खर्च नहीं करना है। कितने परसेंट से ज्यादा? 40% से ज्यादा। ये स्टैंडर्ड का बात कर रहा हूं। अभी आप में से कई लोग कहेंगे सर लेकिन मैं तो 100 रुपए कमाता हूं, वही कम पड़ता है नीड्स के लिए, तो बाकी तो ये तो फॉर्मूला मेरे लिए बेकार है। आपके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना है आपको। ऑलराइट, तो 40% 40 किस पे खर्च करना है आपको? आपकी नीड्स पे। ओके, जो भी आपके रोटी कपड़ा मकान की नीड है, आपको घर चलाना है, आपको खाना लाना है, आपको सब्जियां लानी है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपकी गाड़ी का खर्चा है, आपकी मेंटेनेंस है, जो भी है, आपके कपड़े लाने हैं, यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, घर के अंदर जो भी आपको छोटा मोटा सामान चाहिए, यू नो मसाले मिर्ची कुछ भी, किचन का हो, चाहे लाइट ठीक करवानी हो, चाहे कुछ भी बदलवाना हो, एक ट्यूबलाइट बदलानी हो, ये सब 40% से कम में मैनेज होना चाहिए। 40% इज द मैक्सिमम अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहते हो तो। आज हो सकता है आपके पास इतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं,
आज का आपका टारगेट होना चाहिए अगले 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर आप इस लेवल पे आ जाएं कि 40% से ज्यादा आपको जरूरत ना पड़े। आज की डेट में मैं इस लेवल पे आ गया हूं कि मेरी सारी नीड्स 5% के अंदर खत्म हो जाती है। ओके, और ये आज से 5 साल पहले ऐसा था दोस्तों, जब मैं पहली बार मेरे टीचर के पास गया और उन्होंने ये बताया मुझे कि इस तरह से कर, आई वॉज लाइक शॉक्ड। हो ही नहीं सकता सर, मैं तो, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचता है, हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, होगा ही नहीं है। तो यहां पे उन्होंने मुझे एक हिदायत दी, डोंट टेल मी भूपेंद्र कि ये होगा नहीं। तो जिसके पास अभी लोन बहुत ज्यादा है या जिसके पास अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके लिए वो ही मैं बताना चाहूंगा जो मेरे टीचर ने मुझे बताया। उन्होंने कहा अगर तेरे पास अभी 40 वो नहीं है, कोई बात नहीं, तू अभी 99% इस पे खर्च कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा टारगेट होना चाहिए कि अगले 2 से 3 सालों में तू 40% पे आ जाए। और आज मैं 5% में हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू 95% जो मैं अर्न करता हूं वो बचता है, वो बच के री इन्वेस्ट होता है, कभी बिजनेस में, कभी वो स्टॉक में, कभी कोई प्रॉपर्टी बनाने में, कभी कोई और किसी अच्छे चीज में, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। 20% इज फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। यहां पे अगर आप कहें कि सर मेरे पास तो लोन बहुत ज्यादा है, इन्वेस्ट कहां से करूं, तो इन्वेस्टमेंट अगर अभी आप नहीं कर सकते तो ये 20% आपका लोन क्लियरेंस का अमाउंट मान लीजिए आप। ओके, या तो लोन क्लियरेंस का मान लीजिए ये अमाउंट, या इन्वेस्टमेंट का मान लीजिए। अगर आप लोन है आपके ऊपर तो 20% आप हर महीने अपने लोन को क्लियर करने में लगाइए, और जैसे ही वो लोन क्लियर हो जाए उसके बाद 20% आपके इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। ओके, 10% लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस। आपको 10 साल बाद घर बनाना है, आपको 10 साल बाद बच्चे की शादी करनी है, आपको 10 साल बाद बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, आपको 10 साल बाद एक प्लॉट खरीदना है, आपको 10 साल बाद कुछ लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग, यानी ऐसा खर्चा जहां 10%, ये 10% इनकम है, ये 20% है, ये 40% है, आपका 10% कहां जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग में। आपको 10 साल बाद एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, 8 साल बाद एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म की स्पेंडिंग जहां पे भी है वहां पे आपका 10% का पैसा जाना चाहिए। ऑलराइट, आपका 10% जाना चाहिए शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग। मैंने 2012 में गोल बनाया, 2017 में मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा, 5 साल का खर्चा जो है वो शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग है। सो 10% मेरा जाना चाहिए शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग में, 10% गया लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेस मेरे कौन कौन से होंगे, और ये लॉन्ग टर्म वाला ये क्या करना है आपको, ये अलग बैंक अकाउंट चाहिए। यू नीड ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ऑल दिस, सेपरेट अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट चाहिए आप। 10% आपके जाना चाहिए इमरजेंसी फंड क्रिएशन में। ये फंड ऐसा है, इमरजेंसी फंड, जिसको आप कभी छुएंगे ही नहीं। ये इमरजेंसी फंड आपका LIC हो सकता है, मेडिक्लेम हो सकता है, ये आपका एक्सीडेंटल पॉलिसी हो सकता है, ये आपका टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। ये वो इमरजेंसी फंड है जिसको आपको कभी छूना नहीं है लेकिन क्रिएट करना है। ये ऐसा फंड होना चाहिए जो एक रात के अंदर या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर लिक्विड होके आपके पास आ जाए। ये फंड आपके पास हो सकता है, ये आपके किसी दूसरे के पास हो सकता है, जैसे मैंने कहा टर्म पॉलिसी हो गई, या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, एक्सीडेंटल पॉलिसी हो गई, मेडिक्लेम पॉलिसी हो गई, एनीथिंग, जो भी सिक्योरिटी आपके फैमिली को इमरजेंसी में, मतलब जहां पे ये सारे फंड एग्जॉस्ट होने के बाद भी अगर फंड की जरूरत पड़े तो ये फंड है इमरजेंसी फंड। ऑलराइट, ये इमरजेंसी फंड हो गया। ये आपको अभी से क्रिएट करना है, आपको अभी इसकी नीड पता नहीं चलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 4 साल पहले तक मेरी एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, एक भी नहीं, न मेडिक्लेम थी, न मेरे पास एक्सीडेंटल पॉलिसी थी, न मेरे पास टर्म इंश्योरेंस थी, और आज के केस में, आज की डेट में मेरे पास 10 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी है। इनफैक्ट हर साल मैं कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लेता हूं, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस इज द इमरजेंसी फंड विच इज गेटिंग क्रिएटेड। ये इमरजेंसी फंड मेरे लिए शायद हो या ना हो, मेरे बाद मेरे परिवार के लिए हो सकता है। ये इमरजेंसी फंड ऐसा फंड हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, मैंने घर बना लिया 10 साल बाद और खर्च हो गया। ये शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है, मैंने गाड़ी ले ली और खर्च हो गया। लेकिन ये फंड है ना, ये कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, ये खर्च नहीं होना चाहिए, ये और आगे से आगे, ये तो पीढ़ियों का फंड बनना चाहिए, ये आपके मरने के बाद भी किसी के काम आ जाए, ऐसा फंड ये बनना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड है 10%। 5% फंड आपका होना चाहिए डोनेशन के लिए, डोनेशन, और 5% आपका होना चाहिए एजुकेशन, एजुकेशन एंड प्ले या एक्सपीरियंस। ओके,
वैसे तो जनरली कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो इमरजेंसी फंड है ये LTSS ही हो जाए और ये 10% फंड आपके एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हो। मैं कहता हूं नहीं दोस्तों, इमरजेंसी फंड को अलग रखिए, लॉन्ग टर्म फंड को अलग रखिए। और ये मेरी डेफिनेशन है और इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड जो है ना, ये आपने 10 साल के लिए जमा किया, 10 साल बाद आपको घर लेना है, घर ले लिया, ये खत्म हो गया, ये जीरो हो गया। लेकिन इमरजेंसी फंड कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपकी अल्टीमेट सिक्योरिटी है। आज मैं बड़ा सिक्योर सा फील करता हूं क्योंकि आज मैं कह रहा हूं मेरे पास 5-6 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, तो आज मुझे कुछ भी हो जाए 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी 2 से 3 करोड़ की है, और भी पॉलिसीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस यू आर सिक्योर। ये तो मैंने पिछले साल घर लिया, खत्म हो गया, अभी मैंने जमीन लिया, खत्म हो गया, मैंने कोई ऑफिस लिया, खत्म हो गया। ये लॉन्ग टर्म फंड खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म फंड, गाड़ी आ गया या कुछ भी आ गया, आपका घर का इंटीरियर हो गया, ऑफिस का इंटीरियर हो गया, उनके लिए शॉर्ट टर्म फंड चला गया। इमरजेंसी फंड आपका चला गया, ओके, इमरजेंसी फंड आपका चला जाएगा नहीं, इमरजेंसी फंड आपका बिल्ड होता रहना चाहिए। फिर आता है 5% एजुकेशन एंड फन। एजुकेशन एंड फन का मतलब है बुक्स खरीदना, प्रोग्राम अटेंड करना, ट्रेनिंग्स अटेंड करना, घूमने जाना, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना। तो अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 50,000 रुपए साल का इन चीजों में आप डाल सकते हो। अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 50 लाख रुपए आप इनमें डाल सकते हो। एंड दोस्तों लास्ट में 5% है डोनेशन। लोग कहते हैं डोनेशन क्यों करने की जरूरत है। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, आपको शुरू में 5% डोनेशन का ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं, आप एजुकेशन का 9% कर दीजिए, डोनेशन का 1% रखिए शुरू में, ओके। लेकिन धीरे 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 आपको इस मुकाम पे आना है जहां पे आप देना शुरू करो। एक बार की बात है, जब मेरे पास फंड नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं जब अपने टीचर गोविंद अंकल है उनके पास गया, अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहली चीज, मैंने कहा सर फंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, प्रॉब्लम में हूं। उन्होंने कहा तू डोनेट नहीं करता ना इसलिए। अब वो स्पिरिचुअल आदमी थे, वो ऑरा को पढ़ सकते थे, वो देख सकते थे आपकी बॉडी में कहां ब्लॉकेजेस है, वो क्लेयरवॉइंट थे, बिना आदमी से मिले बता देते थे कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। क्लेयरवॉइंट यानी दूरदृष्टि, दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला, तो क्लेयरवॉइंट थे वो। तो उन्होंने मुझे मिलते ही, तू डोनेट नहीं करता ना। मैंने कहा सर डोनेट कैसे करूं, बच ही नहीं रहा, लोन ही नहीं चूक रहे, EMI बाउंस हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। बोले प्रॉब्लम कितना भी हो रहा है, तू यार ध्यान रख भूपेंद्र, तू 1000 रुपए तो कमा रहा होगा। बोले 1000 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए से डोनेशन शुरू कर। बोले जहां तू 1000 रुपए कमा रहा है ना, तू सोच के चल कि तू 995 रुपए कमा रहा है, तू 5% से डोनेट कर, तू वहां से कर, तू भिखारी को जाके 50 रुपए दे, लेकिन वहां से शुरू कर, तू डोनेट करना शुरू कर। भूपेंद्र ये स्कैरसिटी मत ला तेरे अंदर कि तू तो 1 रुपया भी किसी को दे ही नहीं सकता। दोस्तों डोनेशन, और उसके बाद से मैंने जब डोनेट करना शुरू किया, अब पता नहीं ये डोनेशन का मिरेकल है या मैंने सीखना शुरू किया उसका मिरेकल है या मैंने इतने सारी ये पॉलिसीज ये इस तरह से, और इन सब के लिए एक एक अलग अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए, इन सब के लिए अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी स्कीम हो सकती है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैंक में जा सकते हो, आपकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए एक अकाउंट में, आप उन्हीं को कह सकते हो कि मेरे इससे लिंक्ड 7-8 अकाउंट खोल दो अलग अलग, एंड वो आपके 7-8 अकाउंट खोल जाएंगे। और ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि मनी इस अकाउंट में आते ही 1 तारीख को सारा बाइफरकेट हो जाएगा। आप ऐसा ऑलरेडी सभी में ऑटो डेबिट फैसिलिटी मार सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। आपके बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक्स में भी हैं तो भी आप ये काम कर सकते हो। और फिर इन्वेस्टमेंट का पैसा उठाएं और इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का पैसा उठाएं, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जो जिस काम के लिए इस लॉन्ग टर्म फंड को आप बिल्ड कर रहे हो उसी काम में ये यूज होगा। घर के लिए तो घर के लिए, बच्चे की फीस के लिए बच्चे की फीस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, उसी के लिए ये यूज होगा। शॉर्ट टर्म फंड जिस चीज के लिए वो यूज हुआ है उसी के लिए यूज। इमरजेंसी फंड कभी भी हम यूज करेंगे ही नहीं लाइफ में। 5% एजुकेशन का फंड है, मेक श्योर हर साल आप एजुकेशन ले रहे हो, एंड 5% डोनेशन है, हर साल आप डोनेट कर रहे हो। एजुकेशन वाले में अगर कहीं पैसा बच गया तो आप एक्सपीरियंसेस में, खेलने कूदने में, मस्ती करने में, एडवेंचर ट्रिप्स में, अगर कभी कभी आपको लगता है एजुकेशन का पूरा एग्जॉस्ट हो गया, 1-आधा% डोनेशन वाले में से आप प्ले में यूज करें। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 40% नीड वाला बचा तो उसमें से आप प्ले में यूज करें। दोस्तों प्ले यानी फन, ये फन भी जरूरी है।